इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में। यानी आधुनिक दुनिया का जो कनेक्शन है वो मुद्रण संस्कृति के किस तरीके से रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए इतनी मुश्किल है। हम अपने चारों तरफ जब नज़र दौड़ाते हैं तो हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी, जैसे किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें और मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर आदि आदि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मान करके चलते हैं और यह सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया है। और यह इतिहास क्या है, समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई है और आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका रही है। इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे कि कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर के यूरोप और भारत में फैला है। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलावों से जोड़कर समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये चित्र हम देख सकते हैं, इसमें बताया गया है भारत का एक शाही वर्कशॉप। भारत में छपाई आने से काफ़ी पहले यहाँ पर पाठ को पहले बोलकर लिखाया जा रहा था, फिर तस्वीर बनाई जा रही थी। पुस्तक निर्माण में सुलेखन और चित्रकारी का बहुत महत्व था। छापे खाने के आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ ये हम सोचते हैं। और शुरुआती छपी किताबों की अगर बात करें, एक होता है खुसन विसी। खुसन विसी होता है एक सुलेखन को हम कहते हैं खुसन विसी। तो शुरुआती छपी किताबें अगर हम देखें तो मुद्रण की सबसे पहले तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई और यहाँ छपाई हाथ से होती थी। और तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़ करके किताबें छापी जाने लगी थी। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिल करके बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या फिर कुशनविसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या फिर खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडोल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था और सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी। तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था और 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी है, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ी है। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई है और अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे हैं। व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे थे। पढ़ना एक यहाँ पर सगल भी बन गया था और नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य और कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया था और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी यहाँ पर छापे हैं। पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई है और 19वीं सदी के अंत में पश्चिम शक्तियों के द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिम मुद्रण तकनीकी और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ है। पश्चिम शैली की स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाले संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया था और हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनों या फिर यांत्रिक छपाई ने ले ली है। जापान में अगर हम मुद्रण की बात करें, जैसे कि चीन बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास की छपाई की तकनीक को लेकर के जापान आए हैं। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है और जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र भी हैं। तस्वीर अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी और मध्यकालीन जापान में कभी भी छपते थे और गद्यकार भी। किताबें सस्ती और यहाँ पर सुलभ थी। उसके बाद में हम बात करते हैं ये त्रिपिटिका कोरियाना का ये लाइब्रेरी है एक यहाँ पर 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण में या वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है और इन ग्रंथों को लगभग 80,000
वुड ब्लॉक्स पर उकेरा जाता है और उन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। 18वीं सदी के अंत में एदो यानी बाद में जिसे टोक्यो के नाम से जाना जा गया है, इनके शहरी इलाकों की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चाय घर के मजमों, कलाकारों और यहाँ पर तवायफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजो, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबें, ये पुस्तकालय और दुकानें अटी पड़ी हैं। फिर हम बात करते हैं किता कितागावा उतामारो। कितागावा उतामारो है, इसकी एक उकियो रचना की अगर हम बात करें तो 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए उतामारो ने उकियो तैरती हुई दुनिया के चित्र के नाम की एक नई चित्रकारी शैली में अहम योगदान दिया है, जिसमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया है और इसकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची है और यहाँ पर माने मोने, वान गांग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया है और यहाँ पर तुसुताया जुजाबुरो जैसे प्रशासकों ने विषय चुनकर के कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया गया था और फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते थे और उसके बाद में हुनरमंद वुड ब्लॉक शिल्पी चित्रकार के द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख्ती पर लिख कर चिपका करके उसकी आकृति को उकेर लेते थे और इस प्रक्रिया में मूल आलेख तो गायब ही हो जाता है, पर उनकी छपी नकल यहाँ पर बच जाती है। उसके बाद में बात करें सुबह का नज़ारा यहाँ पर दिखाया गया है। रचयिता सुनमन कुबो 18वीं सदी के अंत में यहाँ पर दिखाया गया है और ये सुबह का नज़ारा है। फिर यूरोप में मुद्रण का आना, अगर इसकी बात करें, बेलम क्या होता है? चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह होती है बेलम। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते थे और 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते से वहां पहुंचा है। कागज ने कातिबों या फिर मुंशियों के द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया है। फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा और आपने यहाँ पर देखा है कि चीन के पास वुड ब्लॉक्स काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी और मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर के लौटा था। फिर क्या था, इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगी और जल्दी ही यह तकनीक बाहर की यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती असशील मानने वाली कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या फिर चर्म पत्र पर ही छपते थे और व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें यहाँ पर खरीदते थे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोपीय भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए थे। अब सिर्फ अमीर लोगों को यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे थे और आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब यहाँ पर काम करते थे। यहाँ पर हम बात करें चिकजी कोरिया। चिकजी कोरिया की अगर हम बात करें, चिकजी कोरिया कौन है? तो कोरिया की चिकजी यानी कि मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूद पुस्तकों में से है और इसमें जैन बौद्ध धर्म की जो मुख्य विशेषताएं हैं, पुस्तक में भारत और चीन और कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है। इसे 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया था। पुस्तक का पहला खंड उपलब्ध नहीं है, दूसरा खंड फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है और यह कार्य मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन साबित हुआ है। यही कारण है कि इसे 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। लेकिन किताबों की आवाज बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरा नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी, इसलिए उनका सर्कुलेशन चलन गश्त सीमित रहा था और किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग तख्ती को छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया और 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप के बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र यहाँ पर छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताब छापने के लिए इसमें भी तेजी और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी। ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से संभव हो सका था और 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः यह कर दिखाया।
गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस की अगर हम बात करें, गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल करके बड़ा हुआ था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनों देखता गया था। बाद में उसने पत्थर और पॉलिश करने की कला सीखी। फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों से गढ़ने में यहाँ पर हासिल की है। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करके उसने अपने नए आविष्कार किए हैं और जैतून प्रेस की प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल और आदर्श बनाकर सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया है। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था और उसने जो पहली किताब छपी थी वह थी बाइबिल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज थी। पर यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरीके से नहीं ले ली गई थी। शुरू-शुरू में तो छापी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियां जैसी दिखती थी। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुसरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और फिर अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई गई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह वेलबुटों के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी और हर उम्मीदवार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। करीब 100 सालों के दरमियान यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटर और मुद्रक दूसरे देश जाकर के नए छापे खाने खुलवाया करते थे और छापे खानों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई है। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई हैं और यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई और हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर यह मुद्रण क्रांति संभव हुई है। उसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं ये गुटेन्सबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है, ये यहाँ पर दिखाई गई है और इसमें गुटेन्सबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का फ्रेम दिखाया गया है, स्क्रू दिखाया गया है और यहाँ पर पेंटिंग ब्लॉक है वो दिखाया गया है कि पेंटिंग ब्लॉक यहाँ पर रखेंगे। स्क्रू से लगा लंबा हैंडल हम देख सकते हैं यहाँ पर और इसकी मदद से स्क्रू को यहाँ पर क्या है, स्क्रू घुमा करके प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था और यहाँ पर गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए यहाँ पर टाइप बनाए हैं, जुगत लगाई है। इन्हें इधर उधर मूव करा करके या घुमा करके शब्द बनाए जा सकते हैं, लिहाजा इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस मशीन के नाम से भी जाना जाता है और यही अगले 300 साल तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही है। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों को इस तरीके से छापना निहायत तेज हो गया था और गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। प्लाटेन की बात करें, प्लाटेन क्या होता है? लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी और इससे यह बोर्ड काठ का होता था और बाद में इस्पात का ये बोर्ड है यहाँ पर बनने लगता है। उसके बाद में हम बात करें जैसे कि यहाँ पर यूरोप की पहली छपी किताब की तस्वीर हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये गुटेनबर्ग ने कुल 180 प्रतियां यहाँ पर छापी थी और इनमें से 50 ही बच पाई हैं। आइए गुटेनबर्ग की बाइबिल के इन पन्नों को ध्यान से देखते हैं। ये केवल नई तकनीकी देन नहीं थे, इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से छापा जरूर गया था, पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुगढ़ चित्रकारी की थी। कोई दो प्रतियां एक जैसी नहीं थी, हर प्रति का हर पन्ना अलग था। यहाँ पहली नज़र में वे ऐसे लगे थे और गौर से तुलना करने पर फर्क पता चल जाएगा। हर जगह पर कुलीन तबके से इस विशिष्टता को पसंद किया है जो उनके पास थे। वह अनोखा था, वे यह दावा कर सकते थे क्योंकि किसी और के पास उनकी हुबहू नकल नहीं थी। अब हम बात इबारत में देखेंगे, कई जगहों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे थे। इनमें दो फायदे थे, पन्ना रंगीन हो जाता था, साथ ही सारे पवित्र शब्द हैं यहाँ पर ज़्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण बन जाते थे, लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से हरे भरे जाते थे। गुटेनबर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भर जाने के लिए जगह यहाँ पर छोड़ दी थी। उसके बाद में हम बात करें कंपोजिटर। कंपोजिटर क्या होता है? छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता था। एक मुद्रक वर्कशॉप की अगर हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर एक मुद्रक वर्कशॉप दिखाई गई है 16वीं सदी में और इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रक का कार्यस्थल कैसा दिखाई देता है। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे थे। दाएं छोर पर अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहा है। यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर कंपोजिटर काम कर रहा है
और बाएं सिरे पर गैलीज तैयार किए जा रहे हैं और धातुएं अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं धातुएं अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है। और पृष्ठभूमि में प्रिंटिंग प्रेस की पेज कस रहे हैं और उन्हीं के पास यहाँ पर प्रूफ रीडर काम में जुटे हैं। बिल्कुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है या दो दो पृष्ठ वाले छपे हुए पन्ने हैं जिनकी बाइंडिंग यहाँ पर होनी है। तो ये पेज भी यहाँ पर पड़े हैं जिनकी यहाँ पर बाइंडिंग होना बाकी है। अब बात करते हैं मुद्रण क्रांति और उसका असर किस तरीके से हुआ है। मुद्रण क्रांति क्या थी? छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों से या पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी थी और इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से, संस्था और सत्ता से उसका रिश्ता ही बदल गया था और इससे लोक चेतना बदली है और बदला चीज़ों को देखने का यहाँ पर नज़रिया भी बदला है। नया पाठक वर्ग की अगर हम बात करें, छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। किताबों की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया। बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया था। बाजार किताबों से पट गई और पाठक वर्ग भी यहाँ पर बेहतर होता गया। किताबें अब किताबों तक पहुँचे आसान होने से पीढ़ियों को नई संस्कृतियों के विकसित हुए और अब आम लोग मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा गीत और उनको पढ़कर सुनाए जाते थे। किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था और लोग बाग समूह में दास्तान सुनते, कोई आयोजन देखते या आए थे। आप 8वें अध्याय में हम देखेंगे कि वे तनाई में खामोशी से पढ़ने के आदि नहीं थे। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही लोग पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। प्रशासकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताब के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाए। इसके लिए उन्होंने मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना। जो भी पढ़ पाते वे भी उसको बोलकर पढ़े, गए को सुनाकर उसका लुत्फ भी उठाते थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापना शुरू कर दी और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों में खूब सजी धजी सचित्र होती थी। फिर उन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या फिर शहरी शराब घरों में गाया और सुनाया जाता था। गाथा गीत की अगर बात करें तो लोक गीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है उसे गाथा गीत कहते हैं। शराब घर की बात करें, वह जगह जहाँ लोग शराब पीने, खाने, दोस्तों से मिलने और बात विचार के लिए आते हैं। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे से यहाँ पर घुल गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। छापे खाने से विचारकों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस यहाँ पर मुबाहिसे के द्वार खुले हैं और स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेशों के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना करते थे या कोई कार्यवाही करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया उनके मन में इसको लेकर कई डर थे। कई लोगों को छपी किताबों के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जहन पर क्या असर पड़ेगा। वह था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरु और सम्राटों को कई लेखकों और कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी है। अब देखते हैं कि जीवन के एक नए क्षेत्र में या एक क्षेत्र में धर्म में इसका क्या असर हुआ है। जैसे आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में प्रिंट के आगमन का उत्सव मनाते हुए छपी गई चित्रों में से एक यहाँ पर देख सकते हैं। छापा खाना देख करके एक देवी स्वर्ग से उतर रही है और इस देवी के आजू बाजू मिनर्वा यानी विद्या की देवी, मरकरी यानी दूत देव विवेक का प्रतीक है। और तस्वीर के आगे हिस्से में अगर हम देखें तो तस्वीर के यहाँ पर अगले हिस्से में अलग अलग देशों के 6 अग्रणी मुद्रकों की छवियां लिए औरतें हैं। बीच में बाई और घेरे के अंदर गुटेनबर्ग का तस्वीर है। यहाँ पर बीच में बाई और घेरे के और है गुटेनबर्ग का तस्वीर है। अब हम बात करें ये घेरे के अंदर गुटेनबर्ग है बाई और। अब हम बात करें धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए
अपनी 95 स्थापनाएं लिखी हैं और उनकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्दी ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट की लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 500 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। और प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा है कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। कई इतिहासकारों को यह ख्याल था कि छपाई से नया बौद्धिक माहौल बना है, इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिलेगी। फिर है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार यानी 16वीं सदी के यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे और इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोधी में कई धाराएं निकली हैं। मुद्रण और प्रतिरोध की अगर हम बात करें, छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए हैं और 16वीं सदी की इटली के एक किसान यहाँ पर मेनोकिया ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था और इन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए थे। उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इक्विजन धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू की तो मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर यहाँ पर उठाए गए सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रशासकों और पुस्तक विक्रेताओं को कई तरीके से पाबंदी लगाई और 1858 से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। इंक्विजन धर्म अदालत होता है। इंक्विजन यानी विधर्मियों को शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था है, उसे हम कहते हैं इंक्विजन। धर्म विरोधी यानी इंसान या विचार जो धर्म की मान्यताओं से असहमत हो। मध्यकाल में चर्च विधर्मियों या धर्मद्रोही के प्रति सख्त था। उसे लगता था कि लोगों की आस्था उनके विश्वास पर सिर्फ उनका अधिकार है और उसकी बात ही अंतिम है। इसके बाद में किताब के डर की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो किताब का डर दिखाया गया है, लातिन के विद्वान यहाँ पर बताए गए हैं। लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक यहाँ पर इरेस्मस, जिसने कैथोलिक धर्म की ज्यादतियों की आलोचना की है, पर लूथर से भी एक दूरी बना करके रखी और प्रिंट को लेकर के बहुत यहाँ पर अंशांकित था। उसने एंडे जेज में लिखा था कि किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह है। दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये नहीं पहुँच सकती। हो सकता है कि जहाँ तहाँ एक आध जानने लायक चीज़ें ही बताएं, लेकिन उनका ज़्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक है। बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति भी हानिकारक है, इससे बचना चाहिए। मुद्रक दुनिया को सिर्फ तुच्छ, जैसे कि मेरी लिखी थी चीज़ों से नहीं पाट रहे, बल्कि बकवास, बेवकूफ़ और सनसनीखेज धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य भी नहीं रह जाता। फिर यहाँ पर बताया गया है दी मेकवर डांस, बीभत्स नाच यहाँ पर बताया गया है। ये 16वीं सदी की तस्वीर में छपाई का खौफ किस नाटकीय से पेश किया गया है वो हम देख सकते हैं। यह पैसा देखा जा सकता है कि बेहद दिलचस्प यहाँ पर वुडकट तख्ती छाप तस्वीरों में मुद्रण के आगमन को दुनिया के अंत में जोड़ा गया है और मुद्रक के वर्कशॉप को मौत के नाच का मंच बताया गया है। मुद्रक और उसके मजदूर कंकालों के नियंत्रण में है और उसमें मनचाही चीजें छपवाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं पढ़ने का जुनून। पढ़ने के जुनून से पहले हम देखें कि संप्रदाय क्या होता है। किसी धर्म का एक उप समूह होता है, उसे हम संप्रदाय कहते हैं। पंचांग की बात करें, पंचांग क्या होता है? चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय, लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। चैप बुक क्या होता है? गुटका। पॉकेट बुक के आकार की किताब के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है और इन्हें आमतौर पर फ्री वाले बेचते हैं। ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से ये लोकप्रिय है। पढ़ने के जुनून की अगर हम बात करें, पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही है। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए हैं। किसान कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता 60 से 80% तक पहुंच गई। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का ऐसा जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताब यहाँ पर छापने लगे हैं। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तकें विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर के छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों का काम किया
और ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथाएं, लोकगीतों की हुआ करती थी। लेकिन जल्दी ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या फिर एक पैसा किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था, और इन किताबों को गरीब तबके भी खरीदकर पढ़ सकते थे। फ्रांस में यहाँ पर बिब्लियोथेक बिब्लियो का चलन था, और जो सस्ते कागज पर छपी और यहाँ पर नीली जिल्द में बटी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियां थी, और अतीत की छोटी कथाएं भी थी जिन्हें इतिहास कहते हैं। हम देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई अलग अलग यहाँ पर आकार और प्रकार थे। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, और जिनमें समय सामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबारों और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारियों के अलावा दूर देशों की खबरें भी होती थी। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे हैं। प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए, नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। अब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अनेक आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए, तो उनके लिए विज्ञान बोध में पंगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, यहाँ पर बाल्तेयर और जाक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे थे। 1991 में लंदन का प्रकाशक था जेम्स लॉकिंगटन ने अपनी डायरी में यह लिखा था कि पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री में आमतौर पर यहाँ पर बेतहाशा वृद्धि हुई है। गरीब किस्म के किसान या गांव के लोग जो पहले अपनी सामे डायन, जोगिन या भूत प्रेत की कहानियां सुनते हुए बिताते थे, अब अपनी संतान के द्वारा पढ़े गए रूमानी व अन्य किस्सों की सुनने को आनंद लेते हुए जाड़ों की रातों को यहाँ पर छोटे लगने लगती थी। अगर जॉन शहर जा रहा है तो उसे सख्त ही आदत दी जाती थी कि वे पेरेग्रीन पीकल्स एडवेंचर लेकर आए, और अगर डॉली अंडे बेचने जा रही है तो उसे कहा जाता था कि वह द हिस्ट्री ऑफ जॉर्जेज एंडूज लेकर ही वापस लौटे। दुनिया के जालिम और अब हिलोगे तुम, यानी दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम, इसकी अगर हम बात करें, 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता गया। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज की मुक्ति को जला करके ऐसा दौर लाएंगे कि वह जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। और 18वीं सदी के फ्रांस के उपन्यासकार लुईस सेबेस्टियन मर्सिये ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने में बदल जाते थे। वे किताबें घोटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मसीह ने कहा कि हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आवासी लेखक की कलम के जोर पर आगे तुम हिल उठोगे। फिर मर्सिये ने अपनी पुस्तक में छपे शब्द की ताकत को यूं बयान किया है कि अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा तो उसने मुझे उस प्यास से की तरह पाया होगा जो शुद्ध ताजा पानी मिलने पर घट-घट पीने लगता है। बड़े एहतियात से लालटेन जलाने के बाद मैं खुद को किताबों में डुबा देता था। वाक और अर्थ के प्रभाव में मैं पन्ना दर पन्ना बहता चला जाता था। अनायास और अनजान खामोशी के साये में घड़ियाल हर घंटे बजता जाता था, पर मुझे सुनाई नहीं देता था, और तेल खत्म होने से मेरी लालटेन की लौ पीली पड़ने लगती थी, पर मैं था पड़ता जाता। मैं बत्ती उठाने की जगह जहमत में नहीं तोता था, और मेरे आनंद में व्यवधान न पड़े। वे नए विचार किस वेग से मेरे सिर में घूमते थे, मेरी बुद्धि कैसे उन्हें आत्मसात करती थी। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति की अगर हम बात करें, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति से फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची थी। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला है, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन से कुल मिलाकर के परंपरा, अंधविश्वास, उनके लेखन से यहाँ पर क्या हुआ, उनके लेखन से यहाँ पर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया।
मांग की कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वाल्तेयर और रूसो के लेखकों का व्यापक पाठक वर्ग था। उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक और सांवलिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे थे। दूसरा था छपाई से वाद विवाद या वाद संवाद की नई संस्कृति का जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य संस्थाएं कायदों पर आम जनता के बीच बहस और मुहासरे हुए। उनके पूर्व मूल्यांकन का सिलसिला जारी हुआ और तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था का प्रसंचिन्न करने का मोल समझ चुकी थी और इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का यहाँ पर सूत्रपात हुआ है। तीसरा था 1870 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर यहाँ पर लग चुका था और इन प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए गए थे। कार्टून और कई केसरों व्यंग्य चित्रों में यह भाव उभरता है कि जनता तो मुश्किलों में फंसी रहती थी जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई थी और भूमिगत घुसने व घूमने वाले इस साहित्य से लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया है। निरंकुशवाद क्या होता था? निरंकुशवाद राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर न कानूनी पाबंदी हो न ही उस पर संवैधानिक पाबंदी हो। तो हम इन तर्कों को कैसे समझ सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की है, लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ से अगर रूसो और यहाँ पर बाल्तेयर पढ़ रहे थे तो लोग हैं, दूसरी तरफ से राज्य का प्रोपेगेंडा और प्रचार भी पढ़ रहे थे। वे हर पीढ़ी या देखी चीज से भी तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते। वे ऐसे विचारों को स्वीकारते थे जो कुछ को नकारते भी थे और कुछ लोगों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण उनके मानस को सीधे तौर पर भले ही नहीं रचा हो, पर इससे अलग ढंग से सोचने की संभावना यहाँ पर जरूर खोली है। उसके बाद में हम बात करें जैसे कि यहाँ पर हम फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीन वर्ग और आमजन 18वीं सदी के अंत तक का एक कार्टून हम देख सकते हैं। इस व्यंग्य चित्र में दिखाया गया कि जनसाधारण, किसान, कारीगर, मजदूर किस तरीके से मुश्किल हालात में थे और जबकि जिंदगी के मजे लेने वाले कुलीन वर्ग उनका दोहन करता है। और इस तरह के कार्टूनों के चलन से क्रांति के पहले लोगों के दिल दिमाग पर यहाँ पर खास असर हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी 19वीं सदी की। 19वीं सदी में क्या होता है? 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगे लगाई है और जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया यहाँ पर पाठक वर्ग है वो तैयार हुआ है। बच्चे, महिलाएं और मजदूर की अगर हम बात करें, बच्चे, महिलाएं और मजदूर 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गई। प्रकाशन उद्योगों के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया और फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस और मुद्रणालय स्थापित किया गया और इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परिकथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया जाता था। जर्मनी के ग्रीम बंधुओं ने वर्षों लगा करके किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की हैं और उसके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ है। फिर कहानियों को अंततः 1812 में एक संकलन में छापा गया है। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीजें कुलीन वर्ग को अश्लील लगती थी उनको प्रकाशित संस्कृत में शामिल नहीं किया गया है। इस तरह पुरानी लोक कथाओं को नया रूप मिला है। छपने में वे दर्ज तो हुई हैं पर इस प्रक्रिया में वो बदल गई हैं। फिर यहाँ पर हम काज कर सकते हैं, ये पेनी एक्पेशिया मैगजीन का ये चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में हम देखें तो महिलाएं पाठिका और लेखक की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई थी और पेनी मैगजीन एक्सेपिया के चित्र में हम देखें खास तौर से उन्हीं के लिए होती थी जैसे कि वैसे ही जैसे सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली क्या है, महिलाएं या निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाओं को अपना अहम पाठक मानी गई और मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी। जैन ऑस्टिन, ब्रांट बहने, जॉर्ज एलियट आदि। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ हुआ। उसने गहरी सोच समझ थी और जिनका अपना दिमाग था और उनकी अपनी इच्छा शक्ति थी। और यहाँ पर हम बात करें कि 17वीं सदी से किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों, निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया था। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी हैं।
यॉर्कशायर के एक मैकेनिक थॉमस वुड ने बताया है कि वह पुराने अखबार खरीदकर शाम के वक्त आग की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं थे। गरीबों की आत्मकथाओं से हमें पता चलता है कि वे मुश्किल हालात में पढ़ने के लिए जद्दोजहद करते थे। और 20वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक थे मैक्सिमम गार्गी को मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय इन संघर्षों की कहानियां हैं। नए तकनीकी अगर परिष्कार की हम बात करें, नए तकनीकी परिष्कार किस तरीके से हुए हैं, तो यहाँ पर नए तकनीकी जो परिष्कार हुए हैं उसमें 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। और पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुआ है। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चलित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था, और इससे प्रति घंटे 8000 सीट और ताब छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिसके एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा था। एक दो चीजें हुई, कागज डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम आने लगे। और इस तरह कई छोटी मोटी या छोटी छोटी मशीनें इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप भी यहाँ पर बदल गया। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पादन बेचने के नए गुर अपनाए हैं, और 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों कोई धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लेखन की एक खास शैली विकसित हुई है। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला स्लिंग श्रृंखला के तहत छापी गई थी। किताबों की जल्द का आवरण और डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नवीयत है। और 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रशासकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, और लिहाजा पाठकों को जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपरबैक और अजिल्द संस्करण यहाँ पर छापे हैं। उसके बाद में यहाँ पर इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर हम देख सकते हैं विज्ञापन देख सकते हैं, छपी गई सूचनाएं, इश्तिहार सड़कों की दीवारें, प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक इमारतों पर लगाए गए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं भारत का जो मुद्रण संस्कार है वो किस तरीके से मुद्रण संसार है वो किस तरीके से रहा है और उसका महत्व क्या रहा है। तो भारत में छपाई कब शुरू हुई, इसके बारे में बात करें तो मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियों की अगर हम बात करें, भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बुने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी, और कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या फिर सिल करके बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती थी। जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने यहाँ पर 18वीं सदी में बताए गए हैं। यह एडार्डियन शैली में हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि का एक नमूना है। लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफी महंगी भी थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरी लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। इसलिए क्या हुआ, इसलिए उन लिपियों का व्यापक जो है दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्वी औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे, और इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं ऋग्वेद के कुछ पन्ने बताए गए हैं यहाँ पर। तो ऋग्वेद के पन्ने की बात करें यहाँ पर, हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने हैं 1824 के। 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित हो गई, और पेज पर हुस्न विशिष्ट नक्काशी और डिजाइन देख सकते हैं। लेटर प्रेस के आने के बाद इस तरह की पांडुलिपियां अमीरों के लिए बनाई जाती थी। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के कुछ पन्ने हैं। प्रिंट के आगमन के काफी बाद तक हस्तलिखित पांडुलिपियां प्रकाशित की जाती रही हैं, और यह पांडुलिपियां मलयालम भाषा में 18वीं सदी में विकसित की गई। छपाई भारत आई, इसकी अगर हम बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाल धर्म प्रचारकों के पास आया, और जूसीट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1774 में एक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने यहाँ पर 1597 में कोचिन में पहली तमिल किताब छापी, और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 22 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद भी है।
अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। जेम्स अंगस्टन हिक्की ने 1870 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, जिसने खुद को ही यूं परिभाषित किया कि हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है, यानी कि यह पत्रिका है भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आजाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और उसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। और हिक्की 1.5 साल विज्ञापन छापता था, इसमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल हैं, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर के गवर्नर जनरल बोरिंग हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से उनकी रक्षा करें। और 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी यहाँ पर अखबार छापने लगे थे और ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी बाल गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा प्रकाशित बाल गजट यहाँ पर प्रमुख है। और उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें, विलियम बोल्ट्स नामक व्यक्ति को 1768 में ही भी इस तरह की सूचनाएं कलकत्ता के एक सार्वजनिक इमारत में टांगने की जरूरत महसूस हुई। जनसाधारण के लिए विलियम बोल्ट्स पब्लिक को यह बताने के लिए कि इस तरीके का सहारा ले रहे हैं कि चूंकि शहर में छापे खाने की घोर कमी से नुकसान होता है और इसलिए वे उस व्यक्ति का हर संभव उत्साहवर्धन करेंगे जो छपाई में माहिर हो। फिर उसके बाद में हम बात करें धार्मिक सुधार एवं सार्वजनिक बहसें। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसों की बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार है गर्म रहा है और अलग अलग यहाँ पर क्या है, जब ये धर्म का मामला पूरा अलग रहा है तो अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते रहे हैं। धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे हैं। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों का आलोचना करते हुए उसमें सुधार चाहते हैं, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े हैं। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुई छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों से न केवल नए विचारों का प्रसार किया, बल्कि उसकी बहस की शक्ल भी बदल दी है। इन बहसों में व्यापक जनसमुदाय भी हिस्सा ले लेता है और उसके मत जाहिर कर सकता है कि इस तरह के मतांतर में नए विचार उभरे हैं। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारक और हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग, मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर के तेज बहस छड़ी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली गई, बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का ख्याल उन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया है। राजा राममोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। और दो फारसी अखबार थे, जहां नामा और शब्दुल अखबार भी यहाँ पर 1882 में प्रकाशित किया गया। उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक यहाँ पर धर्मांतरण को बढ़ावा न दे और मुस्लिम कानून न बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करके धर्म ग्रंथों के पारसी व उर्दू अनुवाद यहाँ पर पारसी और उर्दू अनुवाद छापे हैं और धार्मिक अखबार गुटके निकाले हैं। और सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनारों ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा के जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांत के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए हैं। पूर्वी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर के सबकी अपनी अपनी व्याख्या थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरे के असर को काटना चाहता था। उलमा क्या होता है, इस्लामी कानून और शरिया के मुक्तान की बात करते हैं उलमा। फतवा क्या होता है, अनिश्चय व असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून होता है फतवा। और जानने योग्य विद्वान यानी कि सामान्यतः मुक्ति के द्वारा किए जाने वाले वैधानिक घोषणा है, वो हो जाएगा फतवा। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई की काफ़ी बल मिला है। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब है रामचरितमानस का पहला मुद्रण है, वो 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया और लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और मुंबई की श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगणित धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित और लेन देन में आसान होने के कारण आस्थावान
उन्हें कहीं भी किसी भी समय पढ़ सकते हैं। उन्हें अनपढ़ लोगों को बड़ी भीड़ में बोल बोल कर पढ़ा जाता है। मतलब यह है कि धार्मिक जो पुस्तकें हैं बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय पहुँच रही है, जन समुदाय तक इनकी पहुँच है धार्मिक पुस्तकों की, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच में उनके अंदर बहस मुहावरे वाद विवाद संवाद की नई तक स्थिति यहाँ पर बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मत मतांतर ही नहीं पैदा किया, बल्कि इसने समुदाय के अंदर से विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम यहाँ पर किया है। अखबारों की बात करें कि अखबारी क्यों, तो पूना के कृष्णाजी त्रियंबक रनाड़े मराठी एक अखबार निकालना चाहते हैं यहाँ पर, और जिसमें स्थानीय दिलचस्पी की तमाम उपयोगी खबरों की जगह मिल सके। और इसमें सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण के अलावा प्राग विद्या, सांख्यवेद, जिज्ञासाओं, देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आमतौर पर ढक्कन पर खास तौर पर जानकारियाँ होगी। और ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण के इच्छुक हैं। ऐसे अखबारों और राजनीतिक सभाओं की वही भूमिका होती है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष की होती है, यानी कि वह सरकारी नीतियों की आलोचना समीक्षा कर लोगों के हित साधने से अक्षम हिस्सों को निकाले, सुधार करें और उनको तेजी से लागू करने का काम करें। इन सभाओं को चाहिए कि वे देश के खास मुद्दों पर नाना तरह की सूचनाएं जमा करें, क्या संभव है, बातचीत सुधार है, यह बताएं, और इन कार्यों का काफ़ी असर यहाँ पर होगा। प्रकाशन के नए रूप की अगर हम बात करें, प्रकाशन का जो नया रूप है, छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे तो छपे हुए पन्नों में उनकी ज़िंदगी, उनके तजुर्बे और अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत यहाँ पर बलवती होती गई है। और फिर यूरोप में विकसित उपन्यास नामक एक साहित्यिक विद्या इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी, और जल्दी ही उसने अपने एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली थी और अपने पाठकों को उनके अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। दूसरी तरफ साहित्यिक विद्याएं जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों को दुनिया का हिस्सा बन गए थे। और इनसे अलग अलग तेवरों में उन्होंने इंसानी जिंदगी और अतरंग भावनाओं और इन पर सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया। इससे उसका स्वरूप तय होता है। तो 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की यहाँ पर दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापे खाने की बढ़ती तादाद के कारण छवियों की कई नकलें और प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी, और राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकार ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई और काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस कारखानों के करीब अपनी पुस्तकें बसाई या लगाई, और मुद्रकों में काम पाने वाले लगभग यहाँ पर बाजार में सुलभ सस्ते तक तस्वीर और यहाँ पर क्या है कैलेंडर खरीदारी गरीब भी अपने घर और दफ्तरों में सजाया करते थे। और इन छपी तस्वीरों से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आधुनिकता, परंपरा, धर्म और राजनीति और समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को गढ़ना यहाँ पर शुरू किया है। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों में पश्चिम पोशाक और पश्चिम अभिरुचियों को मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर के एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी यहाँ पर व्यंग्य चित्रों में यहाँ पर क्या है राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, और तो यहाँ पर राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहेंगे। तो राजा रवि वर्मा ने मिथक्या कहानियों को लेकर के अंतर्गत चित्र बनाए जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में छपती हैं। फिर है महिलाएं और मुद्रण की अगर हम बात करें, महिलाओं को मुद्रण दिया जाता है, तो महिलाओं को मुद्रण की बात करें, महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी गई हैं, और इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया था। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे थे। 19वीं सदी के मध्य में जब छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे, और ज़रूरत को बार बार रेखांकित किया गया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपा था, ज़रूरत के मुताबिक पाठ सामग्री भी, जिनका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जाता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल के नहीं थे। उनके परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो सकती हैं, और इसी के तरह दकियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसोस पढ़ कर के औरतें बिगड़ जाएंगी। कभी कभी बागार यानी कि बागी औरतों ने इस प्रतिबंध का स्वीकार कर दिया, और हमें इस उत्तर भारत के दकियानूसी मुसलमान परिवार को एक ऐसी लकड़ी
दकियानूसी यहाँ पर मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने चुपचाप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी, और उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह ज़बान पढ़ने की जिद की और उसने अपनी तो जो उसकी अपनी थी, और पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप करके पढ़ना सीखा था, और बाद में चल करके उन्होंने आमार जीवन नामक प्रकात्म कथा लिखी है और 1776 में प्रकाशित हुई। वह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी है। इंडियन सरदारों का आवरण प्रश्न हम देख सकते हैं यहाँ पर। इंडियन सारी भरी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग और चित्र को हम देखें तो यहाँ पर साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि के बीचों बीच में सत्ता और प्रभुता की प्रतिमूर्ति बना गए करके ऐसे लोगों को वे क्या करें क्या न करें इसकी हिदायत दे रहा है। उसके दोनों ओर बैठे यहाँ पर देशी जन गुलामों को नत मुद्रा में है, तो भारतीयों का व्यंग चित्रों के अंग्रेजों पर द पंच दिखाया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहा है कि यही सही मॉडल है, आओ जाकर उसके भारतीय संस्करण निकालो। तो यहाँ पर कभी कभार बागी औरतों ने इस प्रतिबंध को अस्वीकार भी किया है। हमें उत्तर भारत के दकियानूसी मुसलमान परिवारों की एक लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी, और उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह जुबान पढ़ने की जिद की जो उसके अपनी थी, और पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी में प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी से रसोई में छिप छिप करके पढ़ना सीखा, और बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक यहाँ पर आत्मकथा लिखी है और 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी या पहली संपूर्ण आत्म कहानी थी। चूंकि सामाजिक सुधारों उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं की दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं के द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति कौतूहल भी था। कैलाश वासिनी जैसी देवी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। वैसे भी घरों में बंदी और अनपढ़ बना करके रह जाती थी, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती थी, जिनकी सेवा भी करती थी वे उन्हें कैसे दुत्कारते थे। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे पंडिता रामाबाई ने उच्च गति की नारियों को यहाँ पर दयनीय हालात के बारे में जोश और रोष से लिखा है। सामाजिक बंधनों में बंधी औरतों के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं। इस बार एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा है कि बहुतरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने में आई हैं। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित की गई, और उनके गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक में शुरू हुई, और जल्दी ही इसका एक बड़ा हिस्सा है नारी शिक्षण को समर्पित हुआ, और 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके लिए यहाँ पर संपादित पत्रिकाएं भी लोकप्रिय हो गई, और इसमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई है। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियां और धारावाहिक उपन्यासों के लिए भी मनोरंजन का काम किया है। पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ में लोकप्रिय यहाँ पर लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया था, और राम चड्ढा ने औरतों की आज्ञाकारी बीवियां बनने को सीख देने के उद्देश्य से अपनी वेस्ट शीलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी, यानी खालसा ट्रस्ट सोसाइटी। खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के लेखक देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी हैं, और अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया है। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन के समर्पित है, और वहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और केंद्रों के सस्ते संस्करण भी तो खरीद सकते हैं, जो आमतौर पर असशील और सनसनीखेज यहाँ पर समझा जाता था, और वह भी उपलब्ध एवं 19वीं सदी के अंत तक ऐसे बहुत सारे किताबों पर यहाँ पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी में रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा सकती हैं। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर के घर घर घूमते हैं, जिसमें महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत मिलती है। तो घोर कली की अगर बात करें, 19वीं सदी के अंत का रंगीन कास्ट चित्र है। पारिवारिक संबंधों में नष्ट हो जाने कल्पना पत्नी, जैसे कि मुहावरे में कहा जाता है कि पत्नी के सिर पर सवार है और वह खुद अपनी माँ को जंजीर पहना करके जानवरों की तरह रखता है।
उसके बाद में प्रिंट और गरीब जनता की अगर हम बात करें, प्रिंट और गरीब जनता क्या है? प्रिंट और गरीब जनता में हम देखें 19वीं सदी के मुद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची जा रही थी। इसके चलते गरीब लोग भी बाजार में उन्हें खरीदने के लिए काबिल थे। यहाँ पर हम बात करें एक भारतीय दंपति सफ़ेद साया का चित्र है। इसमें कलाकार का हर डर उजागर होता है कि पश्चिम हमले में यहाँ पर पारिवारिक व्यवस्था उलटपलट हो गई थी और यहाँ पर मर्द वीणा बजा रहा था और उसने औरतें हुक्का खींच रही थी। और 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा के पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं के छिन्न भिन्न को जानने को आशंका तेज हो। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर यूरोपीय दंपति 19वीं सदी का कास्ट चित्र है। इस तस्वीर में पारंपरिक भूमिकर्ताओं का निरूपण है। साहब शराब की बोतलें थामे हैं और शाम शबाब चयनित बजा रहे हैं। तो स्थिति में आ गई और 20वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे जिनमें किताबों की पहुंच निसंदेह बढ़ी है। पुस्तकालय अक्सर शहरों कस्बों में होते थे। यदा कदा यहाँ पर संपन्न गाँवों में भी स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठित की बात है। 19वीं सदी के अंत तक जाति भेद के बारे में इस तरह की पुस्तिकाएं निबंधों के लिखे जाने लगा। निम्न जातीय आंदोलन के मराठों और प्रेरणाता ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था। और 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने जो पेरियार के नाम से मशहूर या बेहतर जाने जाते हैं जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके यहाँ पर लेखन पूरे भारत में पढ़े गए हैं। स्थानीय विद्रोही आंदोलन के संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की अहम भूमिका में लोकप्रिय पत्रिकाएं और गुटके यहाँ पर छपे हैं। कारखानों में मजदूरों से ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से सीखने की शिक्षा तक नहीं मिली है। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छापामार के जातीय वर्गीय घोषणाओं के लिए बीच का यहाँ पर रास्ता अपनाए और कोशिश करें कि 1935 और 1955 के बीच में 1933 से 1955 के बीच में सुदर्शन चक्र के रूप में लिखने वाले यहाँ पर कौन है? लिखने वाले और एक मिल मजदूरों को लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। और बेंगलोर में सूती चित्र है। यहाँ पर मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनवाए जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई के मिल मजदूरों में मिली थी। समाज सुधारकों ने इन आंदोलनों का संरक्षण लिया और इनकी मुख्य कोशिश यह थी कि यहाँ पर इनकी मुख्य कोशिश क्या थी? इनकी मुख्य कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन पर राष्ट्रीय का संदेश भी यथासंभव पहुंचे। तो प्रिंट और प्रतिबंध की अगर हम बात करें, प्रिंट और प्रतिबंध क्या है? कभी कभार क्या होता है, कभी कभार अखबारों संपादक योजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है और 1877 में स्थापित अखबार स्टेटमेंट के संपादक पद के लिए सेंडर्स को बुलाया जाता है। उनसे पूछा कि आज़ादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सरकारी के मदद लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि इससे उसे सरकारी आयोग या सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1878 में पहले औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप पाबंदी लगाने के लिए आए थे। और यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के लिए इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले और अंग्रेजों के खिलाफ उठे। यहाँ पर कंपनी की इस बात का जिक्र है कि इन आलोचनाओं का नाम बदल करके उठा करके इंग्लैंड में बेचे और इनके निदेशक की कई भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला या न बोल दे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक देश की आज़ादी को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानूनी पास किए हैं। कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव बनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना भूल करके अंग्रेजी और देशी भाषाओं के अखबार संपादकों के द्वारा गुहार अर्जी लगाने के बाद में यहाँ पर 1835 में गवर्नर जनरल वेंटिंग प्रेस कहानी की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया था। और फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर थॉमस मैकाले ने पहले ही आज़ादियों को बहाल करके कानून बनाए हैं। फिर है 1857 की बात करेंगे। उससे पहले हम देखें मुद्रित शब्द की ताकत का अंदाजा अक्सर सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिश से मिलता है।
औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताबों और पत्रिकाओं पर नजर रखेगा। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 12 अखबारों को जमानत देनी होती थी और इसमें 18 से सरकारी आदेश मानने की वजह से खुद को बंद कर दिया गया है और उचित समझा गया है। रॉलेट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों की जुर्माना आदि कार्यवाहियां और सख्त बना दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती को और यहाँ पर सख्त द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआती और सख्त बना दिया है और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआती पर भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया है ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी जो तमाम रॉपटें हैं और अखबारों का दमन किया गया है। उसके बाद में हम बात करें 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के लिए रवैया बदल गया था। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देशी प्रेम का मुंह यहाँ पर बंद कर दिया था और ज्यों ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन मुखर होते थे त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार ने कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज की होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी थी। अगर किसी रपट को बाकी का कागार दिया जाता तो अखबार के पहले और चेतावनी दी जाती थी कि अगर चेतावनी को अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छोड़ दी जाती थी। तो जब हम बात करें अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार के पहले चेतावनी दी जाती थी। अगर चेतावनी को अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जाता था और छपाई की मशीनें यहाँ पर छीन ली जाती थी। तो गांधी जी ने यहाँ पर 1922 में कहा था कि वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिकता की आज़ादी। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के लिए इन 3 ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आज़ादियों की लड़ाई है, लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में फैलते बढ़ते रहे हैं। उन्होंने औपनिवेशिक प्रशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों का हौसला अफजाई जारी रखा है। राष्ट्रवादी आंदोलन को खामोश करने की तमाम कोशिशों को उग्र विरोध हुआ है और जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में इसके प्रति गहरी हमदर्दी जताई और नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए हैं।